गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग खनिजों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग जैसे चर्चा कर चुके थे कि किस महादेश में कौन कौन से खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ चुके। और उसमें से कौन कौन से देश जो प्रमुख रूप से खनिज में अग्रणी हैं, उसी के बारे में भी हम लोग पढ़े। तो देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम लोग खनिज का किस तरह से उपयोग करते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो खनिजों के उपयोग। खनिज का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम जानते हैं कि खनिज जो भी खनिज है हमारे दैनिक जीवन में कितना ही महत्वपूर्ण है। बिना खनिज से हम लोग आदमी किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ की हम लोग बना नहीं सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के खनिजों की सहायता से ही विभिन्न प्रकार, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, उन्हीं की सहायता से हम लोग अपना जीवन का जो विकास की ओर अग्रसर हो रही है, सारा खनिज पर मतलब खनिज के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। देखो मनुष्य आदिकाल से खनिजों का ही उपयोग कर बर्तन, जैसे बर्तन बनाने के लिए हम लोग एल्युमिनियम का, ब्रास का, पीतल, स्टील, ये सब का जो होता है, तो ये सब कहीं ना कहीं हम लोगों का खनिज संसाधन से ही प्राप्त, उसको प्यूरिफाई करके, उसको साफ करके, उसको ठीक करके उससे बनाया जाता है। देखो बर्तन, हथियार आदि बनाने के लिए करता आ रहा है। तो प्राचीन काल से हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार का जो हथियार लोहे का हो, और देखते हैं हम खनिजों से कितने सारे सामान बनाते हैं। चाहे वो तो मेटल कैटेगरी में बहुत सारा जो हम लोग बनाते हैं। दैनिक जीवन में देखते हैं कि मेटल कैटेगरी में जितने भी खनिज हैं उनका उपयोग हम लोग क्या कहाँ कहाँ करते हैं, वो तो तुम लोग देख ही रहे हो। अपने घर, दरवाज़ा, कंपनी, इंडस्ट्री, मॉल, जहाँ देख रहे हो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के खनिज का उपयोग हुआ है। उसमें से बहुत सारे मेटल का, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता, मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, ये जितने भी तरह का मेटल है, ये भी एक प्रकार के खनिज हैं जो क्या है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखो हम लोग चले आते हैं फिर नॉन मेटल पे। ठीक है, जैसे जल, नमक, क्रीम, कंघी, बर्तन, औजार, बिजली की तारें, दवाइयाँ, बड़ी बड़ी मशीनें, ईंधन, तेल आदि सभी अलग अलग प्रकार के खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो ये सब बनाने में भी विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें से देखो पहला हम लोग है लौह अयस्क। ठीक है, देखो लौह अयस्क आधुनिक उद्योग जगत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज। तो हमारे आधुनिक उद्योग की जगत में यानी इंडस्ट्रियल फील्ड में हम लोग देखते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण खनिज है वो है लौह अयस्क। क्योंकि दैनिक जीवन में हम जितना ज़्यादा किसी भी वस्तु को बनाने में लोहे का प्रयोग करते हैं, उससे ज़्यादा किसी भी खनिज का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी यदि एक प्रकार हम सोचें कि यदि हमारे दैनिक जीवन में लोहा नहीं मिलता है, या तो हम यदि खानों में लोहा नहीं मिलता है, तो आज हम लोगों का स्थिति क्या होती है। देखते हैं हम जो कुछ भी बनाने का प्रयोग किया जाता है, वो उसमें से सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि लोहा का ही उपयोग किया जाता है। लोहे के बिना हम एक प्रकार से कह सकते हैं अपने जीवन का जो विकास की ओर अग्रसर है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। नहीं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है। लौह अयस्क का उपयोग मुख्य रूप से लोहा और स्टील बनाने में होता है। ठीक है, लोहा और स्टील बना, लौह अयस्क का उपयोग मुख्य रूप से क्या है, लोहा और स्टील बनाने में उपयोग किया जाता है। आज देखो लोहा का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। हर चीज़ हम लोग कुछ नया चीज़ बनाते हैं तो देखते हैं लोहे के बिना, चाहे घर बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, किसी भी प्रकार के व्हीकल बनाओ, चाहे कोई भी चीज़ को आज हम देखते हैं, साइकिल से लेके, मोटरसाइकिल से लेके, हवाई जहाज से लेके, जितने भी चीज़ का हम लोग देखते हैं, या तो स्टील, एल्युमिनियम, लोहा ज़्यादा मात्रा में इसी का उपयोग होता है। जिसमें मशीन भी है, यंत्र भी है, औजार आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती है। अपनी मजबूती, लचक और कठोरता के कारण लोहा सबसे मूल्यवान धात्विक खनिज माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं एक घर बनाने के लिए हमें जितनी आवश्यक सामग्री होती है, उसमें से यदि लोहा नहीं होता है तो हम एक प्रकार से घर का भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर देखो इस प्रकार से देखते हैं कि लोहे का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं, इसीलिए इसको सबसे मूल्यवान खनिज माना जाता है। फिर क्या देखेंगे हम लोग, सेकेंड नंबर में है बॉक्साइट। ठीक है, सेकेंड नंबर में क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है और होता है वो है
बॉक्साइट जो औद्योगिक जगत में उपयोग के मामले में लोहे के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो बॉक्साइट का जो उपयोग यानी बॉक्साइट का जो हम लोग उपयोग करते हैं, डायरेक्ट नहीं लेकिन बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, और उस एल्युमिनियम का जो हम लोग उपयोग करते हैं लोहे के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एल्युमिनियम हल्का, मजबूत और बिजली का सुचालक होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एल्युमिनियम हल्का भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। हल्का वजन होने के कारण एल्युमिनियम का प्रयोग वायुयानों एवं परिवहन के अन्य साधनों के ढांचा बनाने में किया जाता है। तो लोहे के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले खनिज में है एल्युमिनियम। ठीक है, जिसका अयस्क क्या है, बॉक्साइट। अयस्क तो 4 प्रकार के जो मुख्य रूप से होते हैं, लोह का जो अयस्क होता है वो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। उस समय लोह अयस्क के समय ये चीज़ तुम लोगों को नहीं बता दिए थे, वो साइंस में तुम लोग पढ़े हो, मतलब नहीं पढ़े हो अभी तो क्लास 10 में तुम लोग जरूर पढ़ोगे। ठीक है, कि कौन कौन से लोह अयस्क के और होते हैं। लोह अयस्क होते हैं वो 4 मुख्य रूप से है जो बता दिए। ठीक है, अब बॉक्साइट तो हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, वायुयान में प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ इसका उपयोग का भवन निर्माण, बर्तन, बिजली के उपकरणों व तारों आदि में किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 हो गया। अब तीसरा में आया देखो, अभ्रक माइका। ठीक है, अभ्रक का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, अभ्रक का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। ठीक है, अभ्रक ऊष्मा और विद्युत का अवरोधक है। तो अभ्रक ऊष्मा और विद्युत का अवरोधक है, इसीलिए इसका उपयोग मोटर, बल्ब, उच्च वोल्टेज वाले बिजली के उपकरणों आदि में किया जाता है। अभ्रक का प्रयोग स्नेहक और पेंट में भी किया जाता है। अभ्रक का उपयोग स्नेहक और पेंट में भी किया जाता है। तो ठीक है, तो इसका उपयोग विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में किया जाते हैं। ठीक, तीसरा हो गया माइका। चौथा में देखो तांबा। तांबा विद्युत का सुचालक है, हम जानते हैं तांबा भी एक प्रकार का जो मेटल है जो विद्युत के सुचालक हैं, इसीलिए इसका उपयोग बिजली की तारों, विद्युत मोटरों व जनरेटर आदि में किया जाता है। तांबे को सोने से मिलाकर गहने का भी उपयोग किया जाता है। तो सोना के साथ मिला के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं आदमी पहनते हैं उसका भी उपयोग किया जाता है। अब 5वां में यहाँ देखो मैग्नीज। मैग्नीज का उपयोग लोह अयस्क को गलाने के लिए एक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग लोह अयस्क, ठीक है, जो लोह का अयस्क होता है, जो हेमेटाइट हो चाहे मैग्नेटाइट हो चाहे लिमोनाइट हो या सिडराइट, जो और होते हैं को गलाने के लिए एक कच्चे माल के रूप में होता है। और इसका उपयोग मिश्र धातु के रूप में भी होता है, जो किसी भी धातु के साथ मिक्स करके, ठीक है, मजबूती के लिए स्टील में मैग्नीज मिलाया जाता है। ठीक है, तो मजबूती के लिए स्टील में क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है। अब आया 6ठा में देखो चूना। चूना सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख और महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो चूना क्या है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में चूना का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त चूने का उपयोग भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि में भी किया जाता है। जैसे हम लोग पेंट उंट करते हैं, इसका बहुत सारे उपयोग होता है। फिर देखो 7वां में सोना। सोना अपनी चमक और लचीलेपन के गुण के कारण एक बहुमूल्य धातु है, जिसका मुख्यतः उपयोग किस काम में आता है, गहने बनाने में किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग क्या है, गहने बनाने में ही किया जाता है। इसका बेस्ट जो प्रॉपर्टीज है वो इसका शाइनिंग है और इसका लचीलेपन, जैसा आकार देना है वैसे दे सकते। और इसका उपयोग दैनिक जीवन में क्या, गहने बनाने में किया जाता है। अब देखो 8वां में नमक। नमक हमारे भोजन के महत्वपूर्ण अंश है, सल्ट। ठीक है, इसके अतिरिक्त नमक का उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए भी किया जाता। क्वार्ट्ज, ठीक है, कंप्यूटर उद्योग में उपयोग किए जाने वाला
सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो उपयोग किए जाते हैं क्वार्ट्ज का, जिससे हम लोग सिलिकॉन क्वार्ट्ज प्राप्त होता है। तो क्वार्ट्ज से सिलिकॉन क्वार्ट्ज प्राप्त होता है और यही सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में किया जाता है। क्वार्ट्ज का उपयोग कांच बनाने में, चीनी मिट्टी की बर्तन, टाइल आदि बनाने में किया जाता है। अब बचा 10 नंबर में टीन का उपयोग डब्बे, छत आदि में तथा मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। टीन एक हल्की और चमकीली धातु है, अतः इसका उपयोग भवन निर्माण तथा सजावटी वस्तुओं में किया जाता है। इसके अलावा भी जितने सारे हम लोग खनिज जानते हैं उन सब का भी हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे खनिजों का संरक्षण। खनिज शीघ्र समाप्त होने वाला पदार्थ है। जैसे कि हम जानते हैं कि खनिज समाप्त होने वाला, शीघ्र ही समाप्त होने वाला एक पदार्थ है। उसके पुनर्निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं और इस प्रकार से हम जानते हैं कि खनिजों के निर्माण दोबारा निर्माण में उसे लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अतः खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये तुरंत बनने वाले पदार्थ नहीं हैं। वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनिजों की मांग प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान और जो भावी पीढ़ी के भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए खनिजों का जो मांग हो रहा है, डिमांड हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्या होती है, वृद्धि होती जा रही है। जैसे जैसे हम लोगों का विश्व का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसी प्रकार से खनिजों की मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही है, तो वो वस्तु बनने के लिए खनिज की आवश्यकता होती है। खनिजों की खपत कम करके तथा उत्पादन वितरण के दौरान उनकी क्षति न होने देकर उनका संरक्षण किया जा सकता है। तो उसके खपत यथासंभव कम से कम प्रयोग करने तथा उसे वितरण के दौरान उनकी क्षति होने न देना ही एक प्रकार का संरक्षण है, क्योंकि हमें बहुत आवश्यकता है तो हम तो उसका उपयोग कर ही सकते हैं, हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको सोच समझ के, यदि जरूरी नहीं है तो उस प्रकार के वस्तुओं का उपयोग न करें। ठीक है, धातुओं का पुनश्चक्रण, और जितने भी जो धातु होते हैं उसका पुनःचक्रण। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि टूटा हुआ लोहा, लोहे का टुकड़ा जितना आता है, ये सब लोहा को हम लोग क्या करते हैं, पुनः बेच देते हैं। बेच देने के बाद वो लौह इंडस्ट्री जाता है, उसके बाद उसको गलाया जाता है, फिर गला के उससे नया चीज़ बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं हमारे घर में बहुत सारे पुराने साइकिल है, मोटरसाइकिल है, घर में सड़ रहा है, उसको यदि वैसे ही रहने देंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, जंग लग के यानी रोस्टिंग लग के ख़त्म हो जाएगा, वो गल के मिट्टी में मिल जाएगा। तो नहीं, यदि खराब है तो उसे बेच देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो लोहा इंडस्ट्री में जाके गलाया जाता है और उससे फिर से नया वस्तु, इस प्रकार से भी कुछ हद तक हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। तो इसीलिए धातु का पुनश्चक्रण, उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपयोग, खनन की बेहतर विधियां तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके नए खनिजों की खोज आदि खनिज पदार्थों के संरक्षण की अन्य विधियां है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि खनिज संरक्षण की बहुत सारी विधियां। अब देखो खनिज संरक्षण की कौन कौन सी विधियां मुख्य रूप से है उसको देखते हैं। ऊर्जा संसाधन, शक्ति अथवा ऊर्जा किसी भी उद्योग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि शक्ति यानी पावर और एनर्जी किसी भी इंडस्ट्री की जो मैक्सिमम एसेंशियल होती है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अनेक आर्थिक क्रियाकलापों जैसे कि कृषि, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, बिजनेस एंड डोमेस्टिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के स्रोतों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, उसको मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है, देखो 1 नंबर में है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये देखो ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऊर्जा जो संसाधन है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा नंबर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला,
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। ठीक है, ये पारंपरिक रूप से तैयार होता है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। इसको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत माना गया है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत, 4 है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बीच कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत उससे ऐसे स्रोत है जो लंबे समय से, बहुत दिनों से उसका सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे कि ये लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पनबिजली। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, जो जीवों के अपशिष्ट से बना हुआ है। ठीक है, ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले गहराई में दबे पौधे और जंतुओं के अवशेषों पर पृथ्वी के भीतर उच्च ऊष्मा और दाब के प्रभाव के कारण निर्मित हुए हैं और उनकी मात्रा बहुत ही सीमित है। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्न की खपत तेजी से होती है। हम जैसे जानते हैं विश्व की जनसंख्या जैसे इतना तेजी से बढ़ रही है, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि उसकी आवश्यकताओं भी बढ़ती जा रही है। इसी कारण अब हमारे पास इनका बहुत ही कम भंडार शेष है। तो पृथ्वी पर जो ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, इसकी जो भंडार है ये बहुत ही कम बच गया है। यानी जितने भी भंडार था, खनिज के खान थे, ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आया कोयला। कोयला सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोयला सर्वाधिक मात्रा में उपयोग जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में होता है। इससे खाना पकाने, लौह गलाने, विद्युत उत्पादन करने, भाप इंजनों और रासायनिक उद्योगों में बहुयातायात प्रयोग में लाया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय विद्युत कहते हैं। तो कोयले से जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है उससे हम लोग ताप विद्युत कहते हैं। कोयले के निर्माण की प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है, उसके मुताबिक क्या जानते हैं, कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष के पूर्व पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर विभिन्न परतों में दब जाने से कोयले का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या है, उच्च दाब, ठीक है, हाई प्रेशर, गर्मी आदि के कारण बड़ी संख्या में दबे पेड़ पौधे से कोयले के भंडार में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोयला मुख्य रूप से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। तो ये देखो, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। दामोदर घाटी क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो हम लोग देखने जाएं तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला पाए जाते हैं। दामोदर घाटी के क्षेत्र में इधर हम लोग देखने जाते हैं तो बोकारो, धनबाद इलाके में सबसे ज़्यादा कोयला की खानें पाए, और यही है हम लोगों का दामोदर घाटी का क्षेत्र। कोयले की खानें रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो तमिलनाडु के नेयावेली में है। तो ये भारत के जो प्रमुख कोयले के खाने हैं वो सब क्या हुआ है। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो कल हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसके बारे में।
पढ़ेंगे। उसमें से देखो जलावन की लकड़ी कहाँ उपलब्ध है, क्या हानि है और क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक।